नमस्कार भाइयों, विशु ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज के नौकरी में शिक्षा संबंधित समाचार। आज की जो पहली न्यूज़ है कि सीबीएसई के जो विद्यार्थियों को स्ट्रीम जो व्यवस्था उससे छुटकारा मिल गया है। अब छात्र बायोलॉजी के साथ राजनीति शास्त्र भी पढ़ सकेंगे और जो बाध्यता हुआ करती स्ट्रीम में वो अब समाप्त कर दी गई है। सीबीएसई की एग्जाम कंट्रोलर नीलम राय जी हैं, उन्होंने बताया कि सीबीएसई ने स्ट्रीम बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब विद्यार्थी अपनी पसंद के भी कोई 5 विषय ले सकेंगे, लेकिन अंग्रेजी को अनिवार्य किया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने कहना कि अब उसे स्ट्रीम की बाध्यता नहीं है, विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार पसंद का कोई भी विषय ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि केंद्र द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थी किसी भी विषय का चुनाव कर सकते हैं। सालों से चले आ रहे स्ट्रीम सिस्टम आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस को केंद्रीय विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बदलने का निर्णय लिया है, जिससे कोरोना महामारी में स्ट्रीम चुनाव को लेकर असमंजस में फंसे विद्यार्थियों को राहत मिली है। नई व्यवस्था के तहत अब 11वीं के विद्यार्थी अपनी पसंद के कोई भी 5 विषय ले सकेंगे, लेकिन अंग्रेजी इसमें कंपलसरी की गई है। नया शिक्षा सत्र 2021-22 के दौरान अब 11वीं के विद्यार्थियों को नए नियमों के अनुसार स्ट्रीम का चयन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कोरोना महामारी के कारण 10वीं की परीक्षाएं रद्द किए जाने के कारण सीबीएसई ने नया सिस्टम तैयार कर दिया है, जिसके तहत अब 11वीं में स्ट्रीम और अंकों की अनिवार्यता खत्म हो गई है। संभावना है कि आगामी समय में सीबीएसई द्वारा 10वीं का परिणाम और औपचारिक तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। और नई व्यवस्था के तहत अब विद्यार्थियों को गणित विषय के साथ फिजिक्स या केमिस्ट्री लेने की, यानी कि ये है शिक्षा को आसान बनाया गया है, जिससे कोई बच्चा इसमें फेल नहीं होगा। और अगली न्यूज़ है कि जो 1 साल के भीतर प्रदेश के 6,500 कर्मचारी हैं वो छटनी के शिकार हुए हैं। जो हरियाणा का सबसे बड़ा सर्व कर्मचारी संघ है, उसने पिछले 1 साल के भीतर 6,500 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आरोप लगाया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो सुभाष लांबा और महासचिव सतीश सेठी ने कर्मचारियों से इस बाबत मुख्य सचिव विजयवर्धन को पत्र लिखकर कर्मचारियों को वापस नौकरी पर लेने की मांग की है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा इन महासचिव हरियाणा विधानसभा विपक्ष के पूर्व नेता अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अलग अलग बयानों में सरकार के इस फैसले की आलोचना की है, क्योंकि एक तरफ तो कोरोना महामारी चल रही है और उससे दूसरी तरफ ज़्यादातर आउटसोर्सिंग पर लगे हुए कर्मचारी इसका शिकार हुए, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी रहे हैं। तो इससे अगली न्यूज़ है कि जो राजकीय स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें जो मिड डे मील बनने से पहले अब अभिभावक चेक करेंगे बीओ की उपस्थिति में मिड डे मील के लिए होगा एफेड से गेहूँ का उठान, और एफेड से गेहूँ के उठान के समय बीओ की उपस्थिति भी अनिवार्य होगी। कि एफेड से गेहूँ के उठान के समय बीओ को उपस्थिति अनिवार्य रहना ज़रूरी होगा। एफेड से उठान के समय बीओ की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जब इससे पहले एफेड से गेहूँ सीधे स्कूलों में पहुंचता था, बाद में अध्यापकों की ओर से इसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाया जाता था। तो ये विभाग की ओर से इसमें आदेश भी जारी हुआ है। तो अब जो गेहूँ उठान है वो पहले एफेड की ओर से बीओ चेक करवाएंगे, एफेड तब उसको भेजेगा। और डीसी तय करेंगे कि किन सरकारी कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन। कि प्रदेश में अब गवर्नमेंट वर्कफोर्स स्कीम के तहत सरकारी विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्लान बनाया गया है। राज्य की ओर से जिलों को जो वैक्सीन की डोज सप्लाई की जाएगी उसमें से 20% कर्मचारियों के लिए रिजर्व रहेगी। डीसी तय करेंगे किस विभाग के कर्मचारियों को वैक्सीन लगाया जाए। कम से कम 100 कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाने का प्लान बनाया गया है। इन कैंपों में कर्मचारियों के अलावा किसी अन्य को डोज नहीं लगेगी, चाहे वह उनके परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो। और सरकार ने विभागों को चयनित किया, इनमें उन विभागों को चुना गया जिनमें जन स्वास्थ्य विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, एफेड आपूर्ति एफेड, खाद्य एवं आपूर्ति एफेड, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर। तो जैसे यदि इसमें कि प्लान ये रहेगा कि अध्यक्षता में डीसी की मॉनिटरिंग होगी। डीसी एक अधिकारी को नाम है जो जिला टीकाकरण अधिकारी के साथ समन्वय करेगा। मॉनिटरिंग वैक्सीन सेंटर तक होगी। इसमें अगली जो न्यूज़ है ये बैंक से रिलेटेड है भाइयों की बैंकों ने महामारी में घटा दी पर्सनल ब्याज लोन की दरें।
महामारी के दौर में वित्तीय जरूरतों पर यूनियन बैंक सस्ती ब्याज दरों पर पर्सनल लोन दे रहा है। आपको भी ज़रूरत है तो टेबल के जरिए जान सकते हैं कि किस बैंक में कितनी ब्याज दर है। तो ये आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है कि बैंकों ने महामारी में जो पर्सनल लोन था उसकी ब्याज दरें घटा दी है। और अगली न्यूज़ है कि पीपीएफ खाते से संकट में ले सकते हैं 1% पर ब्याज पर लोन। 25% राशि लोन के रूप में ले सकते हैं जो पीपीएफ में आपके कुल खाते में जमा है उसका, और 36 महीने में भुगतान नहीं करोगे, यानी कि 1.5 साल के अंदर भुगतान नहीं करोगे तो उसको आपको ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। लोन लेने के लिए ज़रूरी कि आपका पीपीएफ खाता 3 साल पुराना होना चाहिए। यह लोन पीपीएफ खाता खोलने के तीसरे और छठे वित्त वर्ष के बीच में ले सकते हैं। आपके खाते में कुल जमा राशि का केवल 25% लोन के तौर पर मिलेगा। तीसरे साल में लोन लिया है तो इसकी गणना 2 साल बाद जमा रकम के आधार पर होगी, और अप्रैल से लेकर किसी भी महीने में लोन के लिए आवेदन करने पर गणना 31 मार्च तक जमा राशि के आधार पर ही होगी। साल में एक बार लोन मिलेगा, पूरी राशि जमा करने के बाद ही दूसरा ले सकेंगे। तो ये जो पीपीएफ धारक हैं उनके रिगार्डिंग न्यूज़ थी कि वो भी अब लोन ले सकेंगे। अगली जो न्यूज़ है कि दिल्ली हरियाणा में 24 तक रहेगा लॉकडाउन। राजधानी में संक्रमण की दर में गिरावट के बावजूद सख्ती जारी रखी गई है, और मेट्रो भी जो अगले एक सप्ताह तक नहीं चलेगी। 20 अप्रैल को रिकॉर्ड मामले आए थे और 16 मई को 25% रह गए नए मामले, लेकिन सख्ती है। पंजाब सरकार ने भी मिनी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। चंडीगढ़, भोपाल, हिमाचल प्रदेश के कई अन्य राज्यों में भी ये लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, और हरियाणा में भी निर्देश दिए गए हैं कि हरियाणा में भी सख्ती बढ़ाई जाएगी। कोरोना महामारी के मामले बेशक कम हुए हैं पर सख्ती बढ़ाई गई है। और अगली जो न्यूज़ है कि जो मई में होने वाली थी जेईई मेन की परीक्षा वो रद्द कर दी गई है। राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए द्वारा वर्ष में 4 बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष एनटीए द्वारा 2 सत्रों में फरवरी और मार्च में जेईई मेन की परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एनटीए ने जेईई मेन के तीसरे और चौथे सत्र को अगले निर्देश तक स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षाएं क्रमशः 27 से 30 अप्रैल और 24 से 28 मई तक आयोजित होने वाली थी। एनटीए ने अभी तक इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की है। ऐसे में मई माह में परीक्षा का आयोजन होना संभव नहीं है। और अगली जो न्यूज़ है ये बेरोजगार भाइयों के लिए खुशखबरी है कि प्रदेश के युवाओं को फिर मिला मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी बनने का मौका। कि हरियाणा में मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी सीएमजीजे बनने के लिए युवाओं को फिर मौका मिला है। कार्यक्रम के तहत छठा बैच 26 जुलाई से शुरू होगा, जिसके लिए 21 मई से देश भर के युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीएमजीजे के कार्यक्रम निदेशक डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 25 चयनित उम्मीदवारों को हरियाणा के 22 जिलों में रखा जाएगा। यह युवा सीधे उपायुक्त और प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2016 में युवाओं को सरकार के साथ जोड़ने की कल्पना की थी, ताकि सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए नागरिकों से ऑन ग्राउंड डाटा और प्रत्यक्ष प्रक्रिया प्राप्त हो सके। पिछले 5 वर्षों में सीएमजीजे के युवाओं ने राज्य में परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, सार्वजनिक सेवा वितरण संस्था और कोविड प्रबंधन से लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अंत्योदय ई-ऑफिस जैसी योजनाओं के लिए बेहतर काम किया। उन्होंने उपायुक्त के नेतृत्व में संबंधित जिले में सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों से निपटने कई पायलट कार्यक्रम भी किए हैं। और सीएमजीजे के कार्यक्रम निदेशक ने कहा कि नए बैच की प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, महिला सुरक्षा और सार्वजनिक सेवा वितरण के तहत नए और वर्तमान प्रमुख कार्यक्रमों को काम करने का मौका मिलेगा। मौजूदा बैच के सीएमजीजे ने कोविड-19 संकट के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्लाज्मा दान, राशन वितरण और मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइन लोगों को सरकार की सुविधाओं का लाभ देने का विशेष कार्य किया है। और प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में कुल 120 सीएमजीजे सहयोगी ने अपना काम के बदौलत कई क्षेत्रों में ठोस प्रभाव डाला है। और अगली जो न्यूज़ है कि बगैर प्रशिक्षण डोर टू डोर सर्वे में उतारे जेबीटी शिक्षक कि गाँव में कोरोना मरीजों की तलाश के लिए टीमें डोर टू डोर सर्वे में जुट गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर के सदस्यों की जांच के लिए गठित टीमों में आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, विज्ञान के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी तथा ग्राम पंचायत सदस्य या ग्राम सचिव को शामिल किया जाना है। इसके लिए कई खंड शिक्षा अधिकारियों की सर्वे टीमों में टीजीटी के बजाय जूनियर बेसिक ट्रेंड जेबीटी को शामिल कर दिया गया है, और वह भी किसी बगैर प्रशिक्षण के
राजकीय प्राथमिक संघ के प्रदेश महासचिव तरुण सुहाग व सुनील डबास ने कहा कि इस योजना के लिए प्रदेश भर के साइंस टीजीटी व पीजीटी को ऑनलाइन प्रशिक्षित किया गया है, जबकि इसके उलट कई स्थानों पर बीओ और स्कूल मुखियाओं ने सर्वे में जेबीटी शिक्षकों को शामिल कर खानापूर्ति कर दी है। कि वैसे तो गंभीर कोरोना महामारी के कारण जो बीमारियां हो रही, कोरोना महामारी चल रही है उसके कारण टीचर भी ग्रसित हो रहे हैं कोरोना से, और जबकि इसके लिए पीजीटी टीजीटी को ट्रेन किया गया था, लेकिन जो ड्यूटी है वो जेबीटी शिक्षकों की लगाई जा रही है। तरुण सुगा व सुनील बास ने कहा कि कोविड-19 के तहत ड्यूटियां केवल अनुपातिक आधार पर रोस्टर में लगाई जाएं। दिव्यांग, गंभीर व बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों व गर्भवती महिला अध्यापकों की ड्यूटी न लगाए जाएं। और अगली जो न्यूज़ है कि अब एक बेंच पर एक ही छात्र बैठकर करेगा पढ़ाई, नए शैक्षणिक सत्र में बैठने की व्यवस्था बनाने के अंतर्गत योजना बनाई गई है, जिसमें 9वीं से 11वीं के विद्यार्थी एक बेंच में बैठेंगे। इसके लिए स्कूल मुखियाओं से छात्र एवं बेंच की डिटेल मांगी गई है। ये डिप्टी डीओ सोनीपत से नवीन गुलिया जी उनके बयान हैं कि कोरोना संक्रमण के बाद शैक्षणिक हालात को बेहतर बनाए रखने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष पहल की जा रही है। इसके अंतर्गत निदेशालय की ओर से स्कूलों को खोलने से पहले नई व्यवस्था लागू करने व्यवस्था बनानी शुरू कर दी। जिले में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी सिंगल सीटर डेस्क पर पढ़ाई करें होगी। इसके लिए सभी स्कूल मुखियाओं से इसकी डिमांड मांगी गई है। कि पहले तो ये था कि एक बेंच पे दो विद्यार्थी बैठते थे और वो डबल डेस्क बेंच होता था, लेकिन अब सिंगल बेंच आएंगे और उसके लिए जो स्कूलों से वो डिटेल मांगी गई है। और ये कि इसलिए मांगी गई क्योंकि कोरोना के कारण बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हो रही है। और अगली जो न्यूज़ है कि 75 सरकारी स्कूलों ने अभी तक भरना शुरू नहीं किया है यूडाइस डेटा। 68 स्कूलों का कार्य प्रोसेस में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं कर रहे थे और शिक्षकों ने जगाधरी बीओ को शिकायत दी, इन स्कूलों को ने नहीं किया डाटा भरना। और जो ये स्कूलों की लिस्ट आई हुई है, ये यमुनानगर से न्यूज़ है कि उन्होंने अभी तक यूडाइस का डाटा ऑनलाइन नहीं किया है। अगली जो न्यूज़ है ये जयपुर से रिलेटेड है कि हर जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होगी 12 सदस्यीय समिति। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने की जिम्मेदारी वो जिला कलेक्टरों की होगी। और नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन में समिति का यह रहेगा काम कि नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन की समीक्षा करने, आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए जरूरत पड़ने पर इस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। यह समिति जिले में नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन समीक्षा करने, योजना बनाने एवं उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों की पालना के लिए उत्तरदायी होगी। इसमें जो शिक्षक संगठनों का प्रतिनिधि भी शामिल करने की मांग की गई है। ये राजस्थान से न्यूज़ है। तो ये तो भाइयों आज के जुड़े शिक्षा से संबंधित समाचार। अब आपको बता दें कि जो सेट के फॉर्म निकले हुए हैं वो आप भर सकते हैं, उसके लिए 31 मई अंतिम तिथि है। और SBI बैंक की जो आज लास्ट डेट थी उसको बढ़ाकर 20 मई किया गया है। और भी IGCR के फॉर्म निकले हुए हैं। और जिन भाइयों ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन करना है वो अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आवेदन शुरू हो गए। इसमें आपको वार्षिक 6000 रुपये मिलेंगे। और इसमें कुछ शर्तें भी हैं, वो आपको जैसे ही फॉर्म भरवाने आओगे तो आपको बता दी जाएंगी। तो शर्तें आपको बता दी जाएंगी। तो इसकी जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि की अंतिम तिथि ये फॉर्म भरने की वो 31 मई है। इसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन भी भेज सकते हैं और पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये तो थे भाइयों आज से शिक्षा में संबंधित, नौकरी संबंधित समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।